तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं मेरठ की खबर से। मेरठ मर्डर वाले केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आई है कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाई थी। एक मुस्कान की खुद की आईडी थी, दूसरी मुस्कान की मां के नाम से और एक मुस्कान के भाई के नाम से। मुस्कान अपनी आईडी से साहिल की मां बनकर साहिल से चैट करती थी, बताती थी कि तुम्हारी मां अवतरित हो गई है, वो मुझसे बात करती है। भाई और अपनी मां की फर्जी आईडी बनाकर ये दिखाती थी कि देखो मेरे घर वाले भी इस रिश्ते से के लिए तैयार हैं। सूत्रों से हमें स्नैपचैट का टेक्स्ट मिला है, तो आपको दिखा रहे हैं हम ये टेक्स्ट जो मुस्कान ने भेजे थे, और ये अलग अलग आईडी के टेक्स्ट हैं। पहला टेक्स्ट जो है इसमें मुस्कान साहिल से साहिल की मृत माँ बनकर बात कर रही है। इसमें वो कह रही है, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति, शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। बच्चे सब बिगड़ गया है, तो गुड़िया का ख्याल रखना, बच्चे मैं अभी नहीं आऊँगी अब, राजा बच्चे। तो ये माँ बनकर वो चैट कर रही है माँ की आईडी से। दूसरी चैट भी हम आपको दिखाते हैं। राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को, इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। उनसे भी बात करेंगे कि इसमें सूत्रों के हवाले से जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उससे इस मामले में अब क्या साफ हो पाया है। मुकेश, अब तक क्या राज फाश हुए हैं इसमें? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इसने 3 स्नैपचैट पर फेक आईडी बनाई हुई थी, जिसमें एक आईडी का नाम था मुस्की। मुस्की बनकर ये जो है साहिल की मां बनकर साहिल से बात करती थी। साहिल की मां की बहुत पहले मौत हो चुकी है और साहिल जो है नशा करता था, तो साहिल से वो स्नैपचैट पर उसकी मां बनकर बात करती थी। और जो वो कह रही कि गुड़िया का मतलब यही है कि मुस्कान यानी कि उसकी बहू, और जो ये बद करने की बात कर रही है, बद का मतलब ये है कि सौरभ की हत्या करनी है, और उसमें ये भी कह रही है कि सौरभ की हत्या मुस्कान के हाथों लिखी है। और आगे कुछ और चैट्स मिली है पुलिस को, जिसमें वो कह रही है कि जो सौरभ का वध है वो साहिल को भी करना होगा। तो इस तरह से साहिल को लगातार वो गुमराह कर रही थी कि वो उसकी माँ उससे बात करती है और फिर वो सारी बातें साहिल से करती है जो उसको माँ बताती है, और साहिल को लगातार उसने अपने कंट्रोल में लिया। नवंबर की ये चैट है, नवंबर 2024 की। नवंबर 2024 से जो मुस्कान है वो सौरभ की हत्या की साजिश कर रही थी, और तब से वो लगातार चैट कर रही थी। और उसने इन चैट्स के जरिए, नशे के जरिए जो साहिल है उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। और जिस तरह से फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें एक्टिव रूप में जो साहिल है वो शामिल था। ये सारी चैट जो है वो जो मेरठ पुलिस है उसको साहिल के मोबाइल से मिली है, क्योंकि जो मुस्कान का मोबाइल था उसकी जो चैट्स हैं वो डिलीट हो गई हैं, लेकिन साहिल का जो मोबाइल बरामद हुआ है उससे ये सारी चैट्स उसको पुलिस को मिली हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सबूत है कि किस तरह से बीते साल नवंबर के महीने से मुस्कान हत्या की प्लानिंग कर रही थी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि 2019 में साहिल और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। दोनों अपने स्कूल के जो बैचमेट्स हैं उनकी एक पार्टी में मिले थे, और फिर 2019 से साहिल और मुस्कान एक दूसरे के संपर्क में आए। साहिल ने ही मुस्कान को जो नशा था वो सिखाया, और धीरे धीरे मुस्कान जो है वो नशे की आदी होती चली गई। दोनों नशा करने के लिए अक्सर हिमाचल प्रदेश में जो कसौल है वहाँ पर जाते थे, वहाँ से गांजा लेकर आते थे, या फिर जो इंजेक्शन वाला नशा होता है वो करते थे, और लगातार ये लोग नशा कर रहे थे। और जब इन्होंने सौरभ की हत्या की उस वक्त भी ये नशे में थे, नशे में हत्या की, और जो सौरभ है उसको नींद की गोलियां दी थी। और हत्या के ठीक बाद ये फिर से कसौल गए। पुलिस के मुताबिक हत्या के 15 दिन बाद ये इसलिए लौटे कि इनको ये मालूम था कि जो गली में आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका जो बैकअप होता है वो 7 दिन का होता है। जब ये 15 दिन में लौटेंगे तो उनका पूरा बैकअप जो है वो अपने आप ऑटो डिलीट हो जाएगा।
तो किसी भी गली के जो कैमरे हैं उनमें इनका फुटेज रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए हत्या के 15 दिन बाद ये लौटे और इन्होंने जो शव के टुकड़े थे वो कई हिस्सों में किए, ड्रम में शव के टुकड़े रखे और इनको ये लगता था कि जब ये लौटेंगे उसके बाद शव को ठिकाने लगा देंगे। और इन्होंने कुछ मजदूर बुलाए थे शव को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन मजदूर वो भारी ड्रम नहीं उठा पाए और इसी बीच जो मुस्कान है उसने अपनी मां को सारी बात बता दी और फिर ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया और ऐसे पूरा हत्याकांड खुला। जी जी, तो काफ़ी सारी परतें खुल रही हैं अब इस हत्याकांड के। धन्यवाद आपका मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो पूरा केस है उसमें और भी खबरें जो आई हैं वो आपको बता दें कि आरोपी जो साहिल है और मुस्कान, उनका कबूल नामा सामने आ गया है। दोनों ने सौरभ की हत्या से पहले नशा किया था। 2019 से साहिल और मुस्कान दोनों नशे के आदी थे। सूखे नशे के साथ साथ नशे के इंजेक्शन लेते थे, जैसा अभी मुकेश भी बता रहे थे। स्कूल की रियूनियन में साहिल से मुस्कान की मुलाकात हुई थी। हत्या के बाद दोनों नशे के लिए हिमाचल के कसौल गए थे। इससे पहले भी मनाली और कसौल में वो नशा करने जाते रहे। साहिल और मुस्कान की करीब 15 दिनों तक काउंसलिंग की जाएगी। जिस कमरे में साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या की, वो कमरा कैसा है, जगह क्या है, वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। अभी तक आपने साहिल के कमरे की तस्वीरें देखी जिसमें शैतान की फ़ोटो भी है और भगवान की तस्वीरें भी हैं, लेकिन अब आपको वो कमरा दिखाते हैं जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या हुई। ये कमरा है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के उस घर में जिसमें मुस्कान रह रही थी। उसकी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कमरे के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है। इसी बेड पर सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। इसके साथ में एक वॉशरूम है जहां पर हत्या के बाद सौरभ के जो शव के टुकड़े हैं उनको अलग अलग किया गया, उसके शव को काटा गया। इसके साथ बेड पर एक मिक्सर ग्राइंडर भी पड़ा हुआ है जिससे इस बात का शक है कि क्या सौरभ की हड्डियों को क्रश करने की तैयारी थी। साथ में मुस्कान का पर्स है, कुछ कागजात पड़े हुए हैं बेड पर। इसके साथ में एक अलमारी भी वहां पर रखी हुई है। तो ये वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर वो खूनी कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी इस कमरे की जांच की है और बारीकी से यहाँ से सबूत उठाए हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पर हत्या के बाद जो ब्लड था उसको साफ़ किया गया और किस तरह से वॉशरूम के अंदर सौरभ के शव के टुकड़े किए गए। ये पूरी जांच जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने वहाँ पर की है और जो पूरा कमरा है उसकी मैपिंग भी हुई है। पूरा नक्शा बनाया गया उस मकान का, कहाँ क्या रखा था, कहाँ ड्रम रखा था, कहाँ बाकी चीज़ें रखी हुई थी, उसका एक पूरा मैप बना है। तो इस तरह से इस कमरे की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बेड पड़ा हुआ है उसी बेड पर सौरभ की हत्या हुई और सामने जो वॉशरूम है वहाँ पर उसके शव के टुकड़े किए गए। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है और मेरठ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। मेरठ से कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और आपको बता दें कि आगे देखेंगे कुणाल का कटाक्ष, मुंबई में भारी बवाल। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो के दौरान तोड़फोड़ जो हुई, उस मामले में 12 लोग गिरफ्तार हुए। शिवसेना कार्यकर्ता थे ये, इन्हें अब जमानत मिल गई है। इन कार्यकर्ताओं ने हाल ही में मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी जहां पर कुणाल कामरा ने परफॉर्म किया था। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे के 2022 में बगावत के बारे में एक पैरोडी गीत शेयर करने के बाद स्टूडियो पर हमला हुआ और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई।
पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा के समर्थन में उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुणाल कामरा ने सच कहा है, गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी सुजाता जुड़ गई हैं। जो सियासी टकराव है महाराष्ट्र में वो कुणाल कामरा के जरिए एक बार फिर से सामने आ गया है। सुजाता, अब जो वहाँ पर हमलावर थे शिंदे गुट के, जो कार्यकर्ता थे, उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन कुणाल कामरा की मुश्किल बरकरार है। बिल्कुल, और देखिए कुणाल कामरा की जो मुश्किलें हैं वो अब थमने का एक और नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर बीती रात जिस तरीके की तोड़फोड़ इसी द हैबिटेट में की गई थी, उसके बाद जो तमाम शिवसैनिक गिरफ्तार हुए थे उन सभी को 15,000 के बेल बॉन्ड पर इतनी जल्दी आखिर जो है उन्हें किस तरीके से छोड़ दिया गया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सबसे पहले आपको बता दें नगमा कि अभी फिलहाल द हैबिटेट में जो है तोड़क कार्रवाई बीएमसी द्वारा अभी भी शुरू है और यहाँ पर बीएमसी के आला अधिकारी सुबह से मौजूद हैं। सुबह कुछ तोड़क कार्रवाई की गई और अब जो फैब्रिकेशन का काम आप आगे देख रही हैं, इस बोर्ड को जो है धीरे धीरे से हटाया जा रहा है। और ऐसे में बीएमसी अब आकर जब इस पूरे स्टूडियो को लेकर इतने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे, तब जाकर बीएमसी द्वारा अब इस पर इसके इलीगल एंक्रोचमेंट जो है वो ढूंढकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में एक और जहां कुणाल कामरा फिलहाल बताया जा रहा है कि मुंबई में नहीं है, वो तमिलनाडु में है और मुंबई पुलिस लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो मुंबई पुलिस के सामने कब पेश होंगे, क्योंकि अब तक 2 FIR उन पर दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में सूत्रों का ये कहना है कि कुणाल कामरा फिलहाल संपर्क में तो हैं, लेकिन वो अपने बयान को लेकर बिल्कुल भी असहमत नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि वो अपने बयान को लेकर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा है और वो अपने बयान के साथ अभी भी ठेस खड़े हैं। तो देखना होगा कि लगातार कुणाल कामरा जो अक्सर इन विवादों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासत कहीं ना कहीं एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख रहता है, क्या मुंबई पुलिस कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने में, उन पर कार्रवाई करने में सफल होती है, और साथ ही शिव सैनिकों को कंट्रोल करना, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, इस समय अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उनके गुस्से को कैसे मुंबई पुलिस कंट्रोल करती है। जी। और संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आज राज्यसभा में कर्नाटक आरक्षण का मुद्दा जोरदार हंगामे के साथ उठा। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की धज्जियां उड़ाई हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। राज्यसभा में बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से सफाई मांगी। भारी हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी बाबा साहेब के संविधान को नहीं बदल सकता, हम हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। हालांकि कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने
खड़गे से कांग्रेस का रुख साफ करने को कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटका के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा। कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। ये लोग संविधान के रक्षक बनते हैं। साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो पूरा विवाद डीके शिव कुमार के उस बयान के बाद मचा है जिसमें उन्होंने कहा था कि समय आने पर बदला जा सकता है संविधान, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जो बयान दिया है ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद सुखदेव भगत हैं। राज्यसभा में बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से। कांग्रेस संविधान विरोधी है, डीके शिव कुमार के बयान का हवाला दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इन सवालों को? देखिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन अवसर की तलाश करती है
कहाँ मुस्लिम शब्द आए और उस मुस्लिम शब्द के माध्यम से हम पोलराइज कैसे करें। और उन्होंने दो देश के सर्वोच्च पंचायत सदन को भी बाधित करने का उन्होंने प्रयास किया। किरण रिजिजू और नड्डा जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो पहले ये बताएं कि क्या मोदी जी जिस प्रकार बोलते रहे हैं, जो वो और उनके कैबिनेट यूपी के मंत्री, उनके बारे कोई कार्रवाई की है, उनके बारे कोई चर्चा की है क्या? तो ये मैंने कहा एक पक्षीय कोई निर्णय नहीं होता है। हम ये अपेक्षा करते हैं, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो प्रतिनिधित्व है, कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। एक दूसरी बात डीके शिव कुमार जी के, वो उनके निजी विचार है। कांग्रेस तो प्रारंभ से जिसमें संविधान बना उस समय से कांग्रेस कह रही है कि ये प्रतिनिधित्व की बात है और जो समाज में शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो कमजोर है उनको प्रतिनिधित्व देने की बातें आती है। तो कहां से ये बातें आ रही है? कांग्रेस का विचार है। कॉमन इसलिए मैंने कहा कोई जैसे कुछ निजी जिंदगी होती है उसे निजी विचार होते हैं, उनको। तो हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस एक तरह से किनारा कर रही है डीके शिव कुमार के बयान से, लेकिन डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि उनको मिसकोट किया जा रहा है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है और ब्रिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो ब्रीच की बात कर रहे हैं। पर कांग्रेस के लिए ये मुश्किल कितनी बढ़ गई है? कांग्रेस ये सफाई तो दे रही है, पर क्या ये सफाई दे पाई है कि ये कोई रिलीजियस आधार पे आरक्षण नहीं है, ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है और हम कहीं संविधान के खिलाफ नहीं जा रहे? देखिए, आपने निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। पहली जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई उसमें यह कहा गया कि ये उनकी निजी राय है, क्योंकि शायद कांग्रेस को अंदाजा नहीं था कि आज लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह से हमला होगा कांग्रेस पार्टी पर। और डीके शिव कुमार ने जो एक निजी चैनल के कार्यक्रम में जो बयान दिया है उस पर विवाद इतना बड़ा होगा, इसलिए जो पहली प्रतिक्रिया आई मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसमें कहा गया कि हमने हमेशा संविधान को बचाने की बात की है, हमने कभी संविधान में बदलने की बात नहीं कही है। उसके बाद जब कांग्रेस के सांसद बाहर आए तो सुखदेव भगत ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। लेकिन शाम होते होते शायद कांग्रेस को इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये मामला जो है, ये राजनीतिक विवाद बहुत बड़ा हो रहा है। इसलिए थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि कांग्रेस ने जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू और जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था और कांग्रेस पर आज हमला किया था राज्यसभा में। इन दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। जयराम रमेश ने जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है किरण रिजिजू के खिलाफ, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उसमें यह आरोप लगाया गया है कि राज्यसभा में जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरह से डीके शिव कुमार के बयान को कोट किया है किरण रिजिजू ने, उसमें उन्होंने तोड़ मरोड़ के बातों को पेश करने की कोशिश की है, जबकि डीके शिव कुमार इस मामले में स्पष्टीकरण दे चुके हैं। इसलिए ये मांग की गई है कि किरण रिजिजू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस जो है वो सबमिट किया जाए। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी विशेषाधिकार हनन का नोटिस मूव करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसके बाद ये विवाद गहरा गया है नगमा, और ये विवाद जल्दी खत्म होगा, इसके आसार अभी दिखाई नहीं देते। जी, ये विवाद और उलझता चला जा रहा है और कांग्रेस सफाई देना चाह रही है, लेकिन उसमें वो और ज़्यादा फंसी भी हुई है इस वक्त। धन्यवाद आपका हिमांशु इस बातचीत के लिए। ये हंगामा है आरक्षण को लेकर और उसे लेकर इस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक टकराव भी दिख रहा है। नागपुर हिंसा मामले के आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। फहीम खान के परिवार को पहले नोटिस दिया गया था। औरंगजेब विवाद पर 17 मार्च को भड़की नागपुर में हिंसा और इस हिंसा में फहीम खान भी आरोपी हैं। फहीम को दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन के बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो अभी पुलिस हिरासत में है। हिंसा के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। ऐसा हमको पुलिस विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था और वरिष्ठों के आदेश भी थे। उस अनुसंधान से कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे जहीरुन्निसा शमीम खान इनकी अवैध यहाँ पे इमारत थी और चूँकि सैंक्शन नहीं था, मैं आपको ये हमने 24 घंटे का नोटिस दिया था MRTP, उस हिसाब से आज कार्रवाई चल रही है। और इस मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय तिवारी।
सोमवार की सुबह शेख फ़हीम के यशोधरा नगर पुलिस थाने अंतर्गत संजय बाग कॉलोनी में जो निवासी घर था वहाँ पर नागपुर महानगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी दस्ता पहुँचा। सुबह 10 बजे कार्रवाई की शुरुआत हुई और देखते ही देखते पूरा लगभग 86 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का जो निर्माण कार्य था वो ध्वस्त हो गया। और इसके बाद में नागपुर के महल इलाके में गांधी गेट परिसर में भी इसी तरह अतिक्रमण विरोधी पथ का दस्ता पहुंचा है और वहां पर कार्रवाई को अंजाम देने की शुरुआत की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, नागपुर।